हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष त्रिवेदी फ्रॉम कोटा क्लासेस मैथ्स फैकल्टी। और इस समय हम लोग बात कर रहे हैं अपने वीडियो नंबर 5 पे आ चुके हैं, जहां पर हम मैट्रिक्स की बात कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोग पहुंच गए थे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस में, और उसके बाद वहीं पर मैंने आपको लास्ट में बताया था कि मैट्रिक्स पॉलिनोमियल पर हम लोग एक अगला वीडियो देखेंगे। आइए आज देखते हैं हम लोग मैट्रिक्स पॉलिनोमियल पर कि व्हाट इज मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को समझने के लिए हम लोगों को पॉलिनोमियल समझना जरूरी है। पॉलिनोमियल के विषय में आपको जानकारी होगी। पॉलिनोमियल यानी कि हमारे पास जो भी फंक्शंस ये दे रखा है, a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2 टू फाइनल an x की 1। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशंस है ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस है, जहां पर a0, a1, a2 टू an ये हमारे पास क्या है, स्केलर्स हैं, और x जो आपको दिखाई दे रहा है ये वेरिएबल्स हैं। ओके, अब इसी पॉलिनोमियल को अगर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है तो x को रिप्लेस कर देंगे हम किसी मैट्रिक्स यानी A से, और यहाँ पर जो ये 1 आपको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर देंगे। तो ये जो एक्सप्रेशंस आ जाएगा ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस आ जाएगा। a0 a की पावर n, a1 a की पावर n माइनस 1, a2 a की पावर n माइनस 2 टू फाइनल an a की पावर i। ओके, 1 की जगह पर i आ जाएगा। ठीक है, यहाँ a0, a1, a2, a3 ये सब क्या है, आपके स्केलर्स हैं, जबकि a हमारा क्या है, एक मैट्रिक्स है। अच्छा, जितने भी मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पर होगा उतने ही ऑर्डर की आपकी यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मौजूद रहेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये है एक्सप्रेशंस। अगर हमें इक्वेशंस चाहिए तो इक्वेशंस के लिए क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू 0। तो उस केस में हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, an a1 a की पावर n माइनस 1 टू फाइनल an I इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशंस, यानी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल इक्वेशंस आ गई आपके पास। क्लियर है? अब इस पर बेस्ड प्रॉब्लम किस तरीके से आ सकती है, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो लास्ट टर्म में हम लोग ने देखा था कि जो पावर ऑफ द मैट्रिक्स हम लोग देख रहे थे, उसके बाद मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के लिए आए थे, राइट? तो पावर ऑफ द मैट्रिक्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप हर मैट्रिक्स में पावर शो कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इस कारण से यहाँ पर आप पावर ऑफ मैट्रिक्स के केस को देखेंगे। तो आइए अब बात कर लेते हैं अगले टाइप पर, यानी टाइप 4 तक हम लोग पहुंच गए थे। अब चल रहे हैं अगले टाइप पर, जहां पर हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ओके, तो आइए देखते हैं किस तरीके की प्रॉब्लम हमसे पूछ सकता है वो। तो जो प्रॉब्लम हमसे पूछी जाएगी, सबसे पहले बता दें कि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर दिया है इफ a इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब आपके पास ये मौजूद है, एक मैट्रिक्स दे दी गई है, आपको स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म दे दी गई है, और आपसे कहा गया है कि आपको क्या करना है, एक इक्वेशंस भी दे रखी है उसने। आपसे वो कह रहा है कि आपको एक हमने मैट्रिक्स दे दी, अब आपको हमने कोई एक्सप्रेशन दे दिया, आपको कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इफ a इक्वल टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 15a माइनस प्लस 2i। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को लिए वो कह रहा है। ठीक है, तो ऐसी टाइप की जो प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगी वो आएंगी स्कूलिंग मेथड के लिए, यानी ये सब कुछ किसके लिए है, स्कूलिंग के लिए, ऐसी प्रॉब्लम। लेकिन इससे अगर हमें इनवर्स मैट्रिक्स निकालनी हो तो वो हमारा कहाँ चला जाता है, कंप्लीशंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि आपको सबसे पहले इनके पावर्स शो करने पड़ेंगे। ये जो पावर आप देख रहे हैं इनको आपको निकालना पड़ेगा, यानी जैसे a स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, और यहाँ पर लास्ट वीडियो में आपने इसका आसानी से निकालना सीख लिया था, प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो अब यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा प्रोडक्ट फॉर्म में, ये आपका आ गया है रो, ये आ गया है कॉलम। तो प्रोडक्ट करेंगे 1 प्लस 8 प्लस 21 4 प्लस 20 प्लस 42 7 प्लस
32 प्लस 63, इस तरीके से आप प्रोडक्ट कर देंगे और इन वैल्यूज को यहाँ पर रख देंगे, यानी ए स्क्वायर आपको फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे ही ए स्क्वायर आपको मिल जाएगा, सिमिलरली आप ए क्यूब फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पर वीडियो में इतना समय नहीं होता है, सिंपली प्रोडक्ट करना मैंने आपको बता ही रखा है, आप आसानी से प्रोडक्ट करें, ए स्क्वायर निकल आएगा। ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर और ए को लेकर के आप प्रोडक्ट करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट लीजिए और प्रोडक्ट करके आप ए क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए क्यूब रखेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर ए और यहाँ पर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या रहेगा, जितना ऑर्डर होता है ए का उतना ही ऑर्डर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फाइंड मतलब लेना है, 1 0 0 0 1। ओके, तो जैसे ही आप इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो जो भी आपको फाइनल आंसर आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की कंडीशंस में जो स्कूलिंग प्रोसेस में आपके पास प्रॉब्लम आएंगी वो इस तरीके से आएंगे। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम यहाँ पर चलें आगे के लिए, तो और कौन सा टाइप हो सकता है इसमें, तो इसमें एक टाइप बनता है कि आपको इक्वेशन दे दी जाएगी, लेकिन पावर के केस में अब यहाँ पर वो कहेगा यूजिंग पीएमआई, यानी पीएमआई को यूज करके आपको क्या करना है, किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब इसमें दो टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो ये क्लियर समझ में आ गया। ठीक है, क्या करना है, ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है और आपको एक इक्वेशंस या एक एक्सप्रेशन दे रखा है, उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करने को कह सकता है, या फिर कह सकता है कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। आप इसको वेरीफाई करिए या फिर चेक करके देखिए कि प्रूव करिए फलाने। तो आपको इसमें ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है पावर वाले के केस में, इसी तरीके से ए क्यूब फाइंड आउट करना है। आइडेंटिटी के लिए जितने ऑर्डर का आपका ए होगा उतने ही ऑर्डर का आपको आइडेंटिटी लेनी है, उसके बाद आपको एक्सप्रेशंस में रख देना है। इसके बाद आप इसको इजीली सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो भी फाइनल आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, ओके। अब इसी में जो नेक्स्ट केस चलता है हमारे पास, अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप है, यानी अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 1 0 1 और हमसे वो कह रहा है कि आपको इसको क्या करना है, इसको आपको यूजिंग पीएमआई इसकी nth पावर निकालनी है, 1 n 0 1। ठीक है, तो 1 1 0 1 ये है और nth पावर 1 0 n 1 ये दे रखा है, ये आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट इफ, अगर ये गिवन है तो, लेकिन साथ में क्या लगा रहा है, बाय पीएमआई। किसके थ्रू प्रूव करना है आपको, पीएमआई के थ्रू प्रूव करना है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन। तो इसको आपको लेने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहला काम क्या करना है कि पीएमआई के थ्रू अगर लेना है तो आपके पास पीएन आपको ये पता होना चाहिए, ये इसके लिए एन जरूरी है। तो पीएन ऑसिलेट्स आपके पास क्या आ गया, ए एन आ गया है, 1 n 0 1। ओके, अब यहाँ n इक्वल टू आप क्या लेंगे, 1 पुट करेंगे, तो a इज इक्वल टू 1 1 0 1 जो कि यहाँ पर गिवन है, यानी ट्रू हो गया। n इक्वल टू k लेके चलेंगे, तो a k इज इक्वल टू 1 0 k 1 और आप यहाँ लिखेंगे इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, और इसी के साथ जब यहाँ पर कंडीशन लेंगे n इक्वल टू k प्लस 1 का केस, तो यहाँ पर n इक्वल टू k प्लस 1, तो ये रिजल्ट कितना आएगा, a k प्लस 1, ये फाइनली आना चाहिए a k प्लस 1 0 1। ओके, तो अब इसको आपको प्रूव करना है बस। तो a k प्लस 1 आप लेफ्ट हैंड साइड से उठा लेंगे और यहाँ पर देखिए a k इंटू a1 अलग अलग कर लीजिए, और a1 की वैल्यू तो आपकी ये दे रखी है, और a k जो आपने ऑलवेज ट्रू कहा है इसको यहाँ से उठा लीजिए, 1 1 0 1 1 k 0 1 और प्रोडक्ट कर दीजिए रो कॉलम 1, इसको किया 0 k प्लस 1 और 1। इस तरीके से आपके पास ये एंड प्रूफ हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, तो पीएमआई के थ्रू भी आप यहाँ पर
प्रॉब्लम्स आपकी आती है, लेकिन ये जो भी प्रोसेस है ये आपका पीएमआई के थ्रू अगर निकालने आएगा तो वो स्कूलिंग में आएगा। लेकिन अगर हमारे पास कंपटीशन में आता है तो क्या होता है कि ए आपको दे रखा है और ए की पावर एन निकालने को कहता है, तो कैसे निकालेंगे? अगर कंपटीशन में आता है तो आपको यहाँ पर ए दे रखा है और ए की पावर एन दे रखा होगा और ये ऑप्शन में दे रखा होगा, तो उस केस में आपको क्या करना होगा? अब ऑप्शन तो 4 है, आप क्या करेंगे? मान लीजिए यहाँ ए की पावर एन है, आप कह देंगे सर एन इक्वल टू 1 2 3 4 रख करके चेक कर लेंगे। एक तो ये तरीका है, लेकिन मान लीजिए एन ना दे रखा हो, उसने यहाँ ए की पावर 2021 दे रखा हो, तब आप कैसे जानेंगे कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो आप क्या करेंगे, आपके पास ये ए दे रखा है, आप इसका ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। ए स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद फिर ए क्यूब फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा कोई ना कोई सीक्वेंस बन रहा होगा, हर टर्म के अंदर, हर एलिमेंट्स के अंदर कोई ना कोई सीक्वेंस आ रहा होगा, उस सीक्वेंस का अनक टर्म निकाल लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ए था और इसका जब हमने स्क्वायर किया तो निकला 1201, ओके। जब हमने ए क्यूब किया तब हमारा निकला 1301, ओके। और जब हम इसके सीक्वेंस को पकड़ रहे हैं तो 101 यानी कि फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म और ये हमारा 21 पोजीशन वाला टर्म, ये तो सेम निकल के आ रहा है, लेकिन ये टर्म हर बार चेंज हो रहा है। तो जब हम इस वाली कंडीशन में जाके देख रहे हैं तो फर्स्ट टर्म में है 1, सेकेंड में है 2, थर्ड में है 3, तो nth में क्या हो जाएगा? n। तो याद रखिएगा जब कंपटीशन में निकालना होगा तो आपको ये गिवन होगा और इसको आपको वही उसमें दे देगा ऑप्शंस में, तो इसलिए वहां पर आपको बाय सीक्वेंस जाना पड़ेगा। और अगर यहीं बाय पीएमआई दे रखा है तो आपका फिर वो स्कूलिंग प्रोसेस हो गया, और स्कूलिंग प्रोसेस के लिए आपको क्या करना है, फिर आपको वही पीएमआई का प्रोसेस पूरा लगाना है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू के और n इक्वल टू के प्लस 1 वाला केस, ओके। ये टाइप भी क्लियर हुआ, समझ गए? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। हम लोग ने बात कर ली है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट वाली प्रॉब्लम्स की तरफ। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पर। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, आइए उस पर समझ लेते हैं, उसको देख लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अब ये क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? एक्चुअल में कोई भी मैट्रिक्स अगर दे रखी हो किसी भी ऑर्डर की, ए आई जे एम क्रॉस एन, अगर ए आई जे मैट्रिक्स आपको दे रखी है तो इसका ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज होता है कि आपने क्या किया, उसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दिया। इंटरचेंज फ्रॉम रो टू कॉलम और कॉलम टू रो मीन्स ए जे आई टू एन क्रॉस एम, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। It's also represented by the A dash, okay? Means A है यहाँ पर A B C D, okay? तो A transpose is here, A B row change into column and column change into row, A B and C D, okay? तो यहाँ पर हमारे पास ट्रांसपोज का केस आ गया है। तो अब हम ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पर चलते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज ही हैं जो यूज होंगी। पहला, किसी भी ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वही मैट्रिक्स होगी। सेकंड, कोई भी सम या सब्ट्रैक्शन हो और अगर हमें उसका ट्रांसपोज लेना है तो वो अलग अलग ट्रांसपोज के सम और सब्ट्रैक्शन के इक्वल होगा। किसी भी स्केलर के साथ अगर हम कोई ट्रांसपोज करते हैं तो स्केलर साइड में आ जाता है और ए का ट्रांसपोज हो जाता है, ओके। फोर्थ, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेते हैं तो उसमें उनके अलग अलग ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के वो इक्वल हो जाता है, ओके। समझ में आया? ये चार में से ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसे रिवर्सल लॉ भी कहते हैं, यानी रिवर्स हो गया ना, रिवर्सल लॉ कहलाता है। और रिवर्सल लॉ में याद रखना कि A इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। क्लियर है ना? तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। ट्रांसपोज की कंडीशंस के बाद अब इनके एप्लीकेशंस में चलेंगे हम लोग। तो इनके एप्लीकेशंस में अगर चलें तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो आता है वो आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहला कौन सा आया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर कोई भी मैट्रिक्स अपने किसी भी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपने ही साथ जो उसका ट्रांसपोज है अगर उसके साथ इक्वल है तो फिर उस तरीके की मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे अगर A इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन दे रखा है लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा, तो इसलिए ऑर्डर सेम रहेगा। तो A ट्रांसपोज क्या आ जाएगा आपका?
AJI n क्रॉस n। ओके, तो वो कहता है कि अगर ये दोनों इक्वल रहे मींस AIJ इज इक्वल टू AJI। ओके, अगर ये रहता है तब तो ये ट्रांसपोज होगा, लेकिन अभी ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, AIJ इक्वल टू AJI, मतलब A12 इज इक्वल टू A21, क्लियर है, या फिर A31 इज इक्वल टू A13, क्लियर है। यानी इस पोजीशंस वाले जो एलिमेंट हैं वो अगर इक्वल हैं तो फिर उस केस में क्या होगा, फॉर ऑल IJ, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा हमारे पास कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब आप कहेंगे ऐसे कोई एग्जांपल लीजिए सर, तो एग्जांपल आप ले सकते हैं अपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला जो हमारे पास कंडीशन थी, डिस्क्रिमिनेंट था, उसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं ABC HGF और HGF। देखिए ये जो पोजीशन आपको मिल रही है, ध्यान से देखिएगा, ये कौन सी पोजीशन है, A12 पोजीशन है, राइट। ये कौन सी पोजीशन है, A12 पोजीशन है, और ये कौन सी पोजीशन है, A21 पोजीशन है। क्या A12 पोजीशन और 21 पोजीशन सिमेट्रिक के लिए सेम होनी चाहिए? यस, होनी चाहिए। फिर अगला क्या है कि A13 पोजीशन क्या है, A31 पोजीशन के सेम होनी चाहिए? यस, होनी चाहिए, और यहाँ पर है भी। तो ये मैट्रिक्स आपकी कैसी हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, क्लियर है, ठीक। अब इसी में जो दूसरा केस आता है वो क्या है, आइए देखते हैं, हटा दें इसको। ओके, नेक्स्ट कंडीशन जो है वो है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें क्या है, कोई भी मैट्रिक्स जो दे रखी है आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका जो ट्रांसपोज है, अगर हम उसका सम लें तो उसका जो समेशन होना चाहिए वो नल मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि कोई भी ट्रांसपोज जो होना चाहिए वो नेगेटिव ऑफ इट्स ट्रांसपोज। अगर कोई भी मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज की नेगेटिव वैल्यू के अगर इक्वल है तो उस केस में ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। आइए इसमें कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे वो देख लेते हैं। जैसे हमारे पास AIJ प्लस AJI इज इक्वल टू 0, ओके, लेकिन ये कंडीशन कब है, जब I इज नॉट इक्वल टू J, ओके, और इफ I इज इक्वल टू J then AII plus AII is equal to 0, so 2AII equal to 0, so AII equal to 0. This is the condition for diagonal elements. ये मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं और इनके लिए अगर इक्वल टू 0 दे रखा है तो इसका मतलब एक रिजल्ट निकल के आता है यहाँ से कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मेन डायगोनल एलिमेंट जितने भी होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है, बात क्लियर हो गई। ऑल द एलिमेंट्स, मेन डायगोनल एलिमेंट्स इन द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट बी 0, मस्ट बी 0, ओके, ये इसकी पहचान है, ओके, समझ में आ गया, ठीक है। अभी आप प्योर मैट्रिक्स के लिए देख रहे हैं, यही सारी चीजें अभी डिटरमिनेंट फॉर्म में जाएंगी तो उनके लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज निकलेंगी, वो हम डिटरमिनेंट में आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एप्लीकेशन के बाद आप ये किसकी एप्लीकेशन देख रहे हैं, ट्रांसपोज के, ओके। तो अब इसका जो तीसरा और लास्ट है हमारे पास वो है ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड जो हमारे पास है उससे रिलेटेड आपके पास IIT में भी कई बार प्रॉब्लम्स आई है, खासकर IIT एडवांस के अंदर। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है उसको समझिएगा। A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I, यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, ओके। तो आइए अब बात कर लेते हैं इसमें कि जब हम लोग ये सब जान चुके हैं तो हमारे पास सर प्रॉब्लम कैसे आएंगे। मेन बात तो ये है ना कि हमें ये तो पता हो कि ये इसको ये कहते हैं, अब ये भी तो पता हो कि इसको अप्लाई कैसे और कहाँ पर करा जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारी प्रॉब्लम्स आएंगी थ्योरी फॉर्म में वो हैं आपकी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल। तो सबसे पहले हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पर बात कर लेते हैं, ऑर्थोगोनल पर हम थोड़ा बाद में बात करेंगे।
तो सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक की जो हमारे पास प्रॉब्लम आएगी वो ध्यान दीजिएगा। अगर आप मेरे असाइनमेंट में चलते हैं कोटा क्लासेस असाइनमेंट, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके कोटा क्लासेस ऐप में जाइए और वहाँ से आप असाइनमेंट डाउनलोड करिए और असाइनमेंट डाउनलोड करके फिर वहाँ पर एक जगह पर है कैटेगरी 10.11, वहाँ पर आपको सिमेट्रिक इसके सिमेट्रिक की लाइन से 15-20 प्रॉब्लम मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो उनको आप ये एक्चुअल में सिमेट्रिक इसके सिमेट्रिक की प्रॉब्लम थ्योरेटिकल वाइज होती है। आपने देखा होगा आईआईटी में पिछले 3-4 साल से थ्योरेटिकल वाइज प्रॉब्लम भी आ रही हैं, ठीक है, या फिर स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। तो उस केस के लिए आपको वहाँ पर अच्छा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, तो आप आसानी से वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर बता दें कि वो असाइनमेंट अपने में पूरी है, तो आप उसको जब यूज़ करेंगे 1200-1300-1500 प्रॉब्लम्स हैं, कम नहीं होते हैं। किसी एक चैप्टर के लिए 1500 प्रॉब्लम्स काफ़ी सफिशिएंट है, ठीक है ना। देखिए सिमेट्रिक हमारे पास और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या दिया है, ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, देन A plus A transpose is and A minus A transpose is symmetric और skew symmetric, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं पहले, अगर A हमारा सिमेट्रिक है तो क्या होगा। अगर A सिमेट्रिक आपको दिया गया है, if A is symmetric, ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है। तो अगर एक सिमेट्रिक मान लीजिए ये दे रखा है, तो आपको करना क्या है, आप सबसे पहले जो गिवन है उसको तो लिख लो, वहां से स्टार्ट आप कर सकते हैं। आपने इसका ट्रांसपोज इक्वल टू 1A कर दिया। अब आपको किसका सिमेट्रिसिटी देखनी है, A प्लस A ट्रांसपोज की, तो आप A प्लस A ट्रांसपोज उठाएंगे, इसका ट्रांसपोज उठा लेंगे। ध्यान रखिए मैंने क्या कहा, जब भी कभी किसी की सिमेट्रिक या इसको सिमेट्रिक कंडीशन देखनी है तो आपको उसका ट्रांसपोज निकालना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम की अगर शुरुआत नहीं पता होगी, प्रॉब्लम का यही नहीं पता है कि ये चलेगी कैसे, तो आप वहां पर कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे ही सिमेट्रिक इसके सिमेट्रिक की कंडीशंस के लिए बोले तो तुरंत आप उस वैल्यू को उठाओ, उसका ट्रांसपोज खींच दो। तो यहाँ पर हमने इसका ट्रांसपोज खींच दिया, इसमें प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं जो हम पहले बता चुके हैं, उन प्रॉपर्टीज को यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। अब देखिए A ट्रांसपोज प्लस A, दो मैट्रिक्स ही तो है जो सम हो रही है, तो हमने बताया था वो एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स में कि वो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको A प्लस A ट्रांसपोज लिख सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं सिंस एडिशन प्रॉपर्टी होल्ड्स बाय एडिशन ऑफ या बाय टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, इसलिए A डैश प्लस A को हम A प्लस A डैश लिख सकते हैं। अब आप देखिए जरा, A प्लस A डैश ये लिखा है, उसका ट्रांसपोज ये लिखा है, दोनों कैसे हैं, इक्वेट है। अगर ये इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर A सिमेट्रिक है तो A प्लस A ट्रांसपोज भी आपका क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। सिमिलरली अगर हम इसमें A माइनस A ट्रांसपोज के लिए चलें तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज माइनस A, ओके। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, माइनस साइन कॉमन लेना होगा, तो A ट्रांसपोज। अब आप देख सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है अगर वो निगेटिव साइन के साथ इक्वल है तो यानी कि वो स्क्यू सिमेट्रिक। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैंने क्या किया है, A को सिमेट्रिक ही लिया है। A अगर सिमेट्रिक है तो A प्लस A ट्रांसपोज आपका सिमेट्रिक रहेगा, जबकि A अगर सिमेट्रिक है तो A माइनस A ट्रांसपोज आपका क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर हो गया बात। इसी तरीके से आगे के केसेस भी बना सकते हैं कि अगर A आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो तब क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है, चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ये था इसका पहला पॉइंट, इसका A पॉइंट मान लो। अब इसका B पॉइंट चलते हैं। If A is symmetric or skew symmetric, then find A की पावर m where m belongs to integer, positive integer। ओके ये आपके पॉजिटिव इंडेक्स यानी पावर इंडेक्स आ गए। अब इस पावर इंडेक्स को हमें देखना है, अगर A हमारा सिमेट्रिक है तब A की पावर m में क्या रिजल्ट बनेगा, और अगर A हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है तो हमारे A की पावर क्या बनेगी, आइए देख लेते हैं। जैसे A की पावर m का मतलब क्या है, A की पावर m का मतलब है A इंटू से लेकर के A की होल पावर m तक का, ओके। तो अब हमें क्या करना है, उसने क्या गिवन किया है, उसने कहा है कि A सिमेट्रिक, A सिमेट्रिक कह रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, A ट्रांसपोज इक्वल टू
a। ओके, तो a की पावर m का मतलब क्या है, सॉरी बेटा, a की पावर m का मतलब है a को m टाइम्स आपने इनटू किया है। ओके, a को m टाइम्स आपने इनटू किया है। अब आपको इसकी सिमेट्रिसिटी देखनी है कि ये सिमेट्रिक है कि इसकी सिमेट्रिक है। अगर ये a सिमेट्रिक है तो अब आप क्या करेंगे, आप जिसकी भी सिमेट्रिसिटी देखनी होती है आप उसको तुरंत उसका ट्रांसपोज ले लीजिए। तो a की पावर m की होल पावर n, यानी एक बात बताइए जरा, a की पावर n की होल पावर m लिखा हो तो आप उसे a की पावर m टू n लिख सकते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी कर सकते हैं, ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी भी है, a की पावर m ऑफ समथिंग। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं है, आप सीधे भी कर सकते हैं, a इंटू ए इंटू ए इंटू डेट डेट डैश a की होल पावर डैश। अब देखिए किसी भी प्रोडक्ट को, सॉरी पिछले वाले में हमने बताया था ट्रांसपोज में कि अगर a इंटू बी का ट्रांसपोज लिखा हो तो रिवर्सल लॉ यूज हो सकता है। तो यहाँ पर आप रिवर्सल लॉ यूज कर सकते हैं, a ट्रांसपोज और ये a ट्रांसपोज कितने टाइम्स चल रहा है, m टाइम्स। कितने टाइम्स चल रहा है, m टाइम्स। तो a की पावर ट्रांसपोज क्या होगा, a इंटू ए, कहाँ तक का, a तक, कितने टाइम्स, m टाइम्स। तो कितना हो जाएगा, a की पावर m। ओके, तो देखिए आपका जो ट्रांसपोज है वो उसी के इक्वल आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर a हमारा सिमेट्रिक होगा तो a की पावर m भी हमारा सिमेट्रिक होगा। ओके, तो इससे क्या फर्क पड़ा, इससे फर्क ये पड़ा बेटा कि अगर हमसे कल प्रॉब्लम पूछे कि अगर a सिमेट्रिक है, ठीक है, और हमसे कहे a की पावर 2021 क्या होगा, तो आप कहेंगे ये भी सिमेट्रिक होगा बिना किसी सोल्यूशन के या बिना किसी को सॉल्व किए, ठीक है ना। अब इसी में एक और केस देख लेते हैं, अब उधर नहीं चलते हैं, थोड़ा इधर रफ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी में एक और केस आ जाता है कि अगर a सिमेट्रिक, इसके सिमेट्रिक, if a is skew symmetric, अगर a इसकी सिमेट्रिक है तो क्या करोगे बच्चों, a ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस a, राइट। अब आप इसका a की पावर m निकालना तो इसको भी है, चेक इसको भी करना है, तो a इंटू डेट डेट डैश a की होल पावर ट्रांसपोज, ये क्या हो जाएगा, m टाइम्स। ओके, तो a ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज डेट डेट डैश a ट्रांसपोज, कहाँ तक, m टाइम्स। ओके, और अगर m टाइम्स आते हो तो ये क्या था, इसकी सिमेट्रिक, राइट। ओके, माइनस ए डेट डेट डैश माइनस ए, कितने माइनस है, -1 की पावर m, और ये क्या हो गया, a इंटू डेट डेट डैश a, यानी m टाइम्स, कितना आ जाएगा, -1 की पावर m और a की पावर m। ओके, ये आपका रिजल्ट आ गया, यानी फाइनली कितना आ गया, यहाँ पर ही देख लेते हैं। अब देखना बेटा, आपके पास कितना आ गया, a की पावर m का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1 की पावर m और a की पावर m। ओके, तो सब कुछ डिपेंड करेगा अब इस पर, अगर m की वैल्यू आपकी क्या है, इवन नंबर, अगर m की वैल्यू इवन नंबर है तो -1 की पावर m कितना हो जाएगा, 1, और अगर m की पावर आपकी ऑड नंबर है तो -1 का मतलब हो जाएगा -1। तो a की पावर m ट्रांसपोज ये कितना आ जाएगा, a की पावर m, m इज इवन, यानी फिर वो क्या हो जाएगा, और अगर ये m इज ऑड, अगर ये ऑड है तो -a की पावर n। तो यहां से देखिए, ध्यान से देखिएगा जरा, इसे देखिए, ये क्या है, ये बता रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई और एक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप अगर सिंगल ए है तब के लिए, यानी कि आपने टाइप ए देख लिया, अब हम टाइप में ए पार्ट देख लिया, टाइप का बी पार्ट देख लिया, अब सी पार्ट की तरफ चलेंगे, पहले इसे देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है ना। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कोटा क्लासेस के कमेंट्स में जा करके आप वो बोल सकते हो, या फिर ग्रुप में अगर आप लोग हैं शामिल तो वहाँ पर भी जा करके आप लिख सकते हो कि सर ये मेरे डाउट है, आप इसको ले लीजिए, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट वाला केस देखते हैं हम लोग, जहां पर है इफ A and B are two symmetric oblique skew symmetric matrix, then matrices
then find AB plus BA, AB minus BA, ठीक है। और ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। तो आइए इसको देख लेते हैं, फाइंड ए बी प्लस बी एंड ए बी माइनस बी ए कंडीशंस की ये क्या होंगे, इसकी सिमेट्रिक होगा कि सिमेट्रिक होगा। ओके, तो ए बी प्लस बी ए, अगर इसकी सिमेट्रिसिटी चेक करनी है तो हम पहले ये लेके चलते हैं कि इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, then AB plus BA transpose is equal to AB transpose plus BA transpose. So B transpose A transpose plus A transpose B transpose. Okay, AB अगर सिमेट्रिक दे रखी है तो इसका मतलब है A transpose equal to A and B transpose equal to B, ये गिवन है। और अगर ये गिवन है बच्चों तो ये कंडीशन कितनी आ जाएगी, BA प्लस AB। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। BA तो आप यहां से देख सकते हैं कि जो ट्रांसपोज है वो उसी के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहां पर हम AB माइनस BA की बात करें तो आप ये निकाल सकते हैं, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से। आप इसको अब इजीली देख सकते हैं, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज बाय रिवर्सल लॉ। अब अकॉर्डिंग टू दिस ए बी अभी भी हमारे सिमेट्रिक ही हैं, तो ये हो जाएगा बी ए माइनस ए बी, माइनस कॉमन लिया ए बी माइनस बी ए। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, अब ये क्या हो गया, इसकी सिमेट्रिक, ठीक है। तो इस तरीके से क्या फाइनली क्या निकल रहा, फाइनली ये निकल रहा है कि अगर आपको किसी भी केस में सिमेट्रिक या इसकी सिमेट्रिक का कंडीशन दे रखी है और उससे पूछा जाए आपसे कि ए बी प्लस बी ए या ए बी माइनस बी ए के लिए आपको निकालना है, या और भी कई केसेस हैं उनको निकालना है, तो आपको उसको सॉल्व करने का एक जो इजी वे है वो ये है कि आप जिसको भी फाइंड आउट करना चाहते हैं कि वो सिमेट्रिक है कि इसकी सिमेट्रिक है, तो आप उसको उठाइए और उसका ट्रांसपोज कीज दीजिए। ट्रांसपोज के बाद उसमें प्रॉपर्टीज यूज करिए, प्रॉपर्टीज के बाद जिसको उसने जो भी चीज गिवन कह रखी है उसको आप अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो आप देख लीजिए कि अगर सेम आता है इक्वेट वो करके तो इसका मतलब सिमेट्रिक है, अगर वो माइनस के साथ आता है तो इसका मतलब वो इसकी सिमेट्रिक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से इन रिजल्ट्स को निकाल सकते हैं। ओके, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसी में एक और प्रॉब्लम आती है जो प्योर स्कूलिंग है, वो क्या कंडीशन है उसमें, वो ये कह रहा है आपसे कि अगर बताए एक केस है यहाँ पर कि एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए आई जे एन क्रॉस एन, एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है आपको और आपसे वो कह रहा है कि आपको इसको रिप्रेजेंट करना है सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो अगर ये पूरा स्कूलिंग है, ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे पहले ही बताया है कि स्कूलिंग कंपटीशन दोनों अलग अलग मैं बताता हुआ चलूंगा। तो ए यहाँ पर आपको दे रखा है 1/2, आपको इसको किसमें अलग अलग करना है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसने कहा है कि आप बताइए कि ये समेशन होता है सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। यहाँ पर P क्या है, P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और Q क्या है, Q है यहाँ पर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, एक है सिमेट्रिक और एक है इसकी सिमेट्रिक। तो आइए चेक कर लेते हैं और रिजल्ट निकालते हैं। जो भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी हो उसको आप 1/2 लिखें और इस 2a को आप क्या करेंगे, a प्लस a डैश a करके लिखें, फिर उसके बाद एक a डैश ऐड करें, फिर जितना ऐड किया है उतना ही सब्ट्रैक्ट करें, और इसी के साथ आप यहाँ पर 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज और प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग ने यहाँ पर सॉल्व किया है कि a प्लस a ट्रांसपोज हमारे पास, अगर a सिमेट्रिक है तो a प्लस a ट्रांसपोज कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा, और अगर a माइनस a ट्रांसपोज की बात करें तो a माइनस a ट्रांसपोज कैसा होगा, ये इसकी सिमेट्रिक होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज करने के बाद जो भी प्रोसेस आएगा आप इससे इसकी सिमेट्रिसिटी चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो आया है आपका P 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
और Q आया है आपका 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, यानी कि SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दी जाए तो आप डायरेक्ट यहाँ पर रिजल्ट रखेंगे और वहां से आप वैल्यूज निकालेंगे। P जो वैल्यू निकलेगी वो सिमेट्रिक होगी, जो Q निकलेगी वो इसकी सिमेट्रिक होगी, और इसको जांच कर सकते हैं आप, इसको चेक कर सकते हैं कि ये आपके जो मैट्रिक्स निकले हैं ये सही है कि नहीं। तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा, दोनों को ऐड निकलने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो आपकी वही आएगी जो आपको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स आएगी ये आपकी प्रॉब्लम प्योर स्कूलिंग होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक मैंने मैट्रिक्स ले ली है, मान लीजिए 1 2 3 4। ओके, मैं छोटा सा ले रहा हूँ एक एग्जांपल। मैंने ये स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली और मैंने कहा कि आप इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करिए, सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको बनानी है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज के फॉर्म में। तो A ट्रांसपोज और निकाल के देख लें, 1 2 3 4 हो गया, ये इसका ट्रांसपोज है बच्चों। अब आपको क्या करना है, A प्लस A ट्रांसपोज ले लेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए 1 2 3 4, और यहाँ पर लिख लीजिए प्लस करके 1 3 2 4। ओके, अब इसको ऐड करते हैं, ऐड करते ही 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ओके, A प्लस A ट्रांसपोज हो गया। अब इसको आप यहाँ पर रख सकते हैं, तो P पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। ओके, तो यहाँ पर 1/2 आपका ये लिखा हुआ है 2 5 5 8। ओके, तो फाइनली आपके पास कितना आ जाएगा 1 5/2 5/2 और ये 4। ओके, आसान सा है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। टफ क्या है, कुछ भी नहीं है टफ। P ये आपका सिमेट्रिक फॉर्म में आ गया। सिमिलरली इसी तरीके से आपने ऐड किया है तो आपके पास P आ गया है, इसी को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसके बाद 1/2 को अंदर कर देंगे तो आपके पास इसकी सिमेट्रिक आ जाएगा। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की एक प्रॉब्लम आ सकती है, वो स्कूलिंग के केस में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम लोग डिटरमिनेंट से रिलेटेड। अब आप कहेंगे ये बीच में डिटरमिनेंट कैसे आ गया? एक्चुअल में थोड़ा सा डिटरमिनेंट हम लोगों को मैट्रिक्स के लिए यूज़ करना पड़ेगा और बाकी जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग देखेंगे डिटरमिनेंट के केस में। ठीक है ना, तो जितना मैट्रिक्स में यूज़ होगा डिटरमिनेंट उतना पहले देख लेते हैं, उसके बाद जो प्योर डिटरमिनेंट है और उनकी प्रॉपर्टीज़ उनको हम लोग देखेंगे डिटरमिनेंट वाले चैप्टर्स में। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी हम यहाँ पर ले रहे हैं डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट क्या है? तो डिटरमिनेंट क्या है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसकी अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, वैल्यू ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। ठीक है, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले बात ध्यान रखिए, वैल्यू ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट होती है। मतलब क्या कह रहे हैं आप सर? ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ये 5 लिखा है तो ये 1 into 1, दिस 5 इज द अरेंजमेंट इन ए बॉक्स, यानी कि ये एक मैट्रिक्स वैल्यू है। ये मतलब ये मैट्रिक्स अरेंजमेंट है, ये वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर 5 लिखा है तो 5 क्या है? वो डिटरमिनेंट, यानी वो एक वैल्यू है। ये वैल्यू है, ये वैल्यू नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो वैल्यू ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द डिटरमिनेंट। ओके, अब स्क्वायर मैट्रिक्स स्टार्ट कहाँ से होगी? 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, समथिंग इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा कि 1 into 1 अगर हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, A ले लिया, मान लीजिए 1 क्रॉस 1 है तो इसकी A डिटरमिनेंट, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डबल लाइन जो आप देख रहे हैं, सिंगल लाइन जो दोनों साइड है। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A। ओके, तो अब यहाँ पर जो है आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? A, यानी ये बाहर निकल के आ जाएगा और जो वैल्यू आ गई वो आपका आ गया। अब इसके बाद आपके पास मान लीजिए 2 का केस लेते हैं, A B C D। अब ये कौन सी कंडीशन है? 2 क्रॉस 2 की। तो अब इसका अगर हम डिटरमिनेंट फॉर्म करें तो क्या आएगा? A B C D। ओके, ये बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करिए जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, AD माइनस BC। ओके, AD माइनस BC से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ गया। ठीक है, लेकिन अब इससे ऊपर के हायर डेरिवेटिव्स के लिए आपको कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी, यानी कि कुछ ऐसे टूल्स जो इसमें अप्लाई होते हैं। तो उनमें सबसे पहले आता है आपका माइनर, ठीक है, और सेकंड आता है आपका कोफैक्टर। ओके, तो सबसे पहले हम माइनर देखेंगे, फिर हम कोफैक्टर की तरफ चलेंगे। ओके, तो जो माइनर है, माइनर क्या चीज होता है? माइनर। ओके,
तो माइनर के लिए आपको अगर जाना है तो सबसे पहले हमने क्या कहा, 2 या 2 से बड़े वाले केस में आप माइनर देख सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया ABCDEFGHI, ओके, ये 3 into 3 की मैट्रिक्स है। अब इसमें मैं डिटरमिनेंट फॉर्म कर रहा हूँ ABCDEFGHI, ओके। अब आपको इसका माइनर फाइंड आउट करना है। तो माइनर, पहली बात तो ध्यान रखिएगा, माइनर होते हैं हर एक एलिमेंट्स के, हर एक एलिमेंट्स के अपने माइनर्स होते हैं। तो माइनर क्या है वैसे ध्यान दीजिए, जो पहला एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए माइनर ऑफ ए, तो ए का अगर हमें माइनर देखना है तो उसका रो हटा दीजिए, उसका कॉलम हटा दीजिए, जो आपकी सब डिटरमिनेंट रह जाएगी, ठीक है ना। ये हो गई आपकी, मान लीजिए एक एक्चुअल डिटरमिनेंट, इसमें से अगर कुछ रो कुछ कॉलम अगर आप हटा देते हैं तो वो क्या हो जाती है, जो बस की आती है वो होती है सब डिटरमिनेंट। तो सब डिटरमिनेंट आपकी क्या होगी, EFHI, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर ये क्या है, माइनर किसका आ गया, ए का, कितनी वैल्यू हो गई, EI माइनस FH, ओके। अगर मैं इसी तरीके से कहूँ कि माइनर ऑफ E, तो माइनर ऑफ E क्या होगा, E का रो हटा दीजिए, E का कॉलम हटा दीजिए, जो बच गया उसको लिख लीजिए ACGI, ठीक है, ACGI, ओके। तो ये हो गया AI और ये हो गया GC, ओके। अब इसके बाद मैं कहूँ कि माइनर ऑफ H चाहिए, तो माइनर ऑफ H कितना हो जाएगा, ये H के लिए चल रहा है, ये रो हटाया, ये कॉलम हटाया, ADCF, ध्यान से देखते जाइए, रो कॉलम हटाने के बाद जो जिस प्लेस पर मिल रहा है उसके हिसाब से लिख लेते हैं, AF माइनस और DC, ओके। ये तो मैंने आपको ये 2-3 करके दिखा दिए हैं। वैसे हर एक एलिमेंट का माइनर निकलता है, ठीक है, हर एक अगर यहाँ 9 एलिमेंट है तो 9 माइनर्स आपके होंगे, ठीक है। तो माइनर्स निकल आने के बाद फिर हम लोग बात अब करेंगे कोफैक्टर पे। ये हम टूल देख रहे हैं 3 into 3 डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए जो बीच में आएंगे। तो अब हम बात करते हैं कोफैक्टर। व्हाट इज द कोफैक्टर, कोफैक्टर क्या है। तो कोफैक्टर को जानने के लिए आपको माइनर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोफैक्टर का माइनर के साथ रिलेशन है। कोफैक्टर इज इक्वल टू -1 I + J ऑफ माइनर। अब जैसे हर एक एलिमेंट का माइनर निकलता है, उसी तरीके से डिटरमिनेंट में हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर भी निकलता है। तो कोफैक्टर, ये I + J क्या है, I प्लस मतलब ith रो और jth कॉलम। जैसे मैं कहता हूं कोफैक्टर ऑफ A, ओके, तो A किस पोजीशन पर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी I की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 1 और J की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -1 + 1 और माइनर ऑफ A, ओके। माइनर ऑफ A आप पहले ही निकाल चुके हैं, देखिए यहाँ पर माइनर ऑफ A की वैल्यू उठा के यहाँ पर टिका दीजिए और ये हमारे पास जो भी आ जाएगा। अब आप एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पर -1 की पावर I + J बहुत अच्छा रोल अदा कर रहा है यहाँ पर, क्या कि अगर I + J हमारा इवन नंबर है तो -1 क्या हो जाएगा 1, और अगर I + J अगर हमारा ऑड नंबर है तो उस केस में ही कितना आ जाएगा -1, ओके। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि अगर I + J हमारा इवन नंबर है तो उस केस में हमारे पास जो कोफैक्टर ऑफ A है वो माइनर ऑफ A के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, यानी कोफैक्टर इज इक्वल टू द माइनर, ओके। और अगर इफ I + J इक्वल टू इवन, ओके, माइनर ऑफ A कह दीजिए या माइनर कह दीजिए खाली। और अगर हम ये कहें कि माइनस माइनर है इफ I + J इज इक्वल टू ऑड, ओके। तो आप यहाँ से बस प्लस माइनस का साइन डिफरेंट होता है, बाकी माइनर जो निकल के आते हैं वही वैल्यूज यहाँ पर रखनी होंगी। और ये प्लस माइनस कौन रिप्रेजेंट करता है, उस पॉइंट का पोजीशन। जैसे मैं कहता हूँ कि कोफैक्टर ऑफ E की बात करें, देखिए इसलिए मैंने इसको लिया क्योंकि मैंने मान निकाल लिया है इसका। तो कोफैक्टर ऑफ E किस पोजीशन पर बात कर रहे हैं, कोफैक्टर ऑफ E पोजीशन है आपकी 2 और 2 पोजीशन है ना, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इवन नंबर। देखिए इवन नंबर, तो इवन नंबर में कोफैक्टर और माइनर कैसे होते हैं, सेम, ओके। तो ये हो जाएगा 2 + 2 और ये माइनर ऑफ E, समझ में आ रहा है। अब ये जो E का माइनर है ना, बस यही यहाँ पर आंसर के रूप में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कोफैक्टर ऑफ H, अगर कोफैक्टर ऑफ H की बात करूं तो -1 की पावर, कौन सी पोजीशन है 3 2, यानी थर्ड रो है सेकंड कॉलम है, यानी कि 3 + 2 क्या होता है, ऑड होता है। अगर ऑड होता है तो यानी कि आप पहुंच गए हो माइनस वाले केस में। तो ये क्या हो गया, माइनर ऑफ H, तो ये क्या आ जाएगा -1 माइनर ऑफ H, ओके।
तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। समझ में आया? ऑड है तो माइनस आ जाएगा, इवन है तो प्लस आ जाएगा। कोफैक्टर और माइनर के विषय में समझ में आ गया सभी को? क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। ठीक, कोफैक्टर और माइनर के बाद अब हम बात करेंगे कोफैक्टर माइनर के बाद अब बात करते हैं कि हम डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करेंगे 3 into 3 की। तो 3 into 3 की डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए ABCDEFGHI, ओके, ये जो भी आपको डिटरमिनेंट दे रखी है इसको सॉल्व करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर रो को आप उठा लीजिए। जैसे मैं फर्स्ट रो उठाता हूँ, ये है, तो A आ गया आपका और यहाँ पर इंटू करिए कोफैक्टर ऑफ A, ओके, प्लस B आ गया कोफैक्टर ऑफ B, ओके, और प्लस C आ गया इनटू कोफैक्टर ऑफ C, ओके। तो A ये आपने लिख लिया, जो एलिमेंट ले रहे हैं उसी का कोफैक्टर ले रहे हैं, तो एक रो में ही सारा का सारा आपका वैल्यू वहाँ पर मतलब उसी के अंदर आ जाता है। आपको हर एक एलिमेंट्स के लिए, हर एक रो के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर A ये आ गया, कोफैक्टर ऑफ A आपका अभी निकाला था आपने, ध्यान दीजिए कितना निकला था, -1 की पावर 1 + 1, और माइनर कितना निकला था, ये रो गया, ये कॉलम गया, EFHI, ओके, प्लस B। अब देखिए कोफैक्टर ऑफ B, B यानी कि पोजीशन कौन सी है, 1 2 पोजीशन, 1 2 पोजीशन यानी -1 की पावर 1 + 2, और माइनर कितना है, ये रो गया, ये कॉलम गया, DFGI, ओके। नेक्स्ट है B के बाद है C वाला केस, C है हमारे पास -1 की पावर कितना आ गया हमारे पास, C के केस में जाएंगे, रो कॉलम गया, कितना आ गया यहाँ पर 1 + 3, और माइनर ऑफ C यानी DGH, ओके। तो ये देखिए A ये आ गया, इवन नंबर ये है, इसको करिए EIHF प्लस, अब प्लस देखिए, प्लस की जरूरत है क्या, नहीं, यहाँ माइनस की जरूरत है क्योंकि ऑड पावर्स है, तो -B, और ये आ गया, सॉरी, DI-FG, ओके, और ये प्लस आ गया C, और ये हो गया DH माइनस, ये क्या था बच्चों, 1 3 का ना, DEGH, E है ये, DEDHEG, ओके। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप इसको। अब देखिए ये मैंने आपको प्रोसेस बिगिनर्स के लिए बताया कि यानी शुरुआती दौर पे, कल को जब आप यहाँ सॉल्व करने की यानी कि अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप यहाँ पकड़ोगे और डायरेक्ट कर सकते हो। एलिमेंट्स लीजिए, माइनर लिखिए, पहला प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा, तीसरा प्लस होगा, यानी कि प्लस माइनस प्लस, ओके। आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आएंगे, ठीक है। जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप यहाँ से यहाँ पर आएंगे। ये बिगनर्स के लिए है, ये स्टार्टिंग है, ये मैकेनिज्म है जो आपको बताती है कि प्रोसेस हो कैसे रही है, ओके, ठीक है ना। आइए आगे बात करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग फिर से अब इसकी थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टीज जो यूज होंगी वो ले लेते हैं और फिर आगे चलते हैं, फिर मैट्रिक्स में आ जाएंगे अब, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जल्दी ना करते हुए, क्योंकि नई चीज है बच्चे लोगों के लिए। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये लिखा है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। तो अब आपसे कह रहा है कि इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो डिटरमिनेंट अगर आपको निकालना है तो एक्सपेंड करना होगा। ये आपका मेथड 1 है। वैसे आपको बता दें, जो आप ये इस समय देख रहे हैं ये मेथड 1 है। यहाँ पर आपने 1 को पकड़ा, कोफैक्टर आप इसके सीधे सीधे यही डायरेक्ट कर लीजिए। वो जो प्रोसेस बताई थी वो मैकेनिज्म थी। ये 45 हुआ, ये कितना हुआ 48 हुआ, -2 हुआ, देखिए प्लस माइनस 2 के केस में चलेंगे, कॉलम गया, रो गया, 36 हुआ, -42 हुआ, ओके, +3 किया। अब इसका रो गया, कॉलम गया, 32 गया, -35 हुआ, ओके। तो ये कितना आ गया -3, ये कितना आ गया -2, और ये कितना आ गया 4 तो 6 -6, और +3, और ये क्या हुआ -3, ओके। तो -3 + 12 और -9, ओके। तो यहाँ पर कितना आ गया आपके पास 0, ओके। तो ऐसी मैट्रिक्स जिनका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होता है, सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स whose determinant will be 0, then this is called the singular matrix, okay. Such type of matrix whose determinant will be 0, then this is called the singular matrix. When a determinant is not equal to 0, this is called non-singular matrix. ध्यान रखिएगा, singular matrix
याद रखिएगा एक छोटी सी बात कि आप जितनी भी चीज़ें सीख रहे हैं यहाँ पर वो सब टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अंदर जाती हैं, ठीक है। मैंने कहा था ना 30-35 टाइप्स हैं, तो उन्हीं में आप अपना इसको इंक्लूड करते जाना, ऐड करते जाना। ये अगर डिटरमिनेंट वैल्यू किसी की 0 है तो जैसे ये मैट्रिक्स थी, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ रहा है, तो यानी कि इसकी अगर मैं मैट्रिक्स देखूँ स्क्वायर मैट्रिक्स तो वो सिंगुलर रहेगी। अगर डिटरमिनेंट किसी का नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब कि उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं रहेगी। ओके, अब इसी का एक मेथड 2 है। आइए मेथड 2, मेथड 2 क्या है, इसे कहते हैं सॉरस मेथड। ये पर्टिकुलर केस है फॉर 3 इंटू 3 डिटरमिनेंट के लिए। कैसा? A B C D E F G H I, ये सिर्फ 3 इंटू 3 के लिए सॉरस मेथड है। क्या करना है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, राइट। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ठीक है ना। तो सॉरस मेथड कहते हैं कि आप ये C1 C2 C3 और C1 C2 फिर से लिख लीजिए, ठीक है। अब अगर आपने इसको लिख ही लिया है तो अब इसमें हम वैल्यू डाल रहे हैं A D G B E H, मैथ वालों की राइटिंग तो जानते ही हो आप लोग, C F I A D G B E H। मेरे ख्याल से आप लोगों की भी ऐसी आदत रही होगी कि शुरुआत में तो आप बढ़िया साफ साफ सुंदर सुंदर लिखते हैं, लेकिन चीज़ें अगर आपको आने लगती हैं तो आप क्या कर लेते हैं, वही आपकी फेयर कॉपी जो है वो रफ में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा ही कुछ है, और खासकर मैथ वालों के साथ ये ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए जरा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं साफ साफ लिखूँ, ठीक है ना। बस थोड़ा सा ही अच्छा है उनसे, जो डॉक्टर्स की लिखाई है उनसे थोड़ा अच्छा है, बस इतना कह सकते हैं। मेरी कंपेरिजन डॉक्टर वालों के साथ करिएगा, ठीक है। ये इंटू गया, ये इंटू गया और ये इंटू गया, ओके। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगा, A इंटू ई इंटू आई और प्लस, ध्यान रखिएगा C1 C2 C3 C1 C2 लिखना है, फिर उसके बाद वहां से डायगोनल लेना है जहां से वो तीनों कवर हो। जहां पर वो तीनों कवर होना बंद हो जाएंगे वहां से आपको रुक जाना है, जैसे यहाँ पर रुक जाना है, क्योंकि इसमें A और E है लेकिन तीसरे के लिए कुछ नहीं है। तो इस तरीके से A E H I ले लिया, B F G ले लेंगे, प्लस C D H ले लें, ओके। अब माइनस कर दीजिए और अपोजिट साइड से चालू हो जाइए। अपोजिट साइड से मतलब एक मैंने ले लिया C E G, एक ले लिया A F H और एक ले लिया B D I। C E G प्लस A F H प्लस B D I, ओके। ये आपका A डिटरमिनेंट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से, अच्छा डिटरमिनेंट है, मॉड नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये ना सोचना कि यार नेगेटिव आ गया इसको पॉजिटिव कर दें। ये बिगनर जो यानी कि नए बच्चे होते हैं ना, वो फटाफट उसको पॉजिटिव बनाने लगते हैं, ये सब ना करना। तो सॉरस मेथड आप कहाँ यूज करोगे, दोनों मेथड में कौन सा अच्छा है सर और कौन सा कहाँ यूज कर, देखिए सॉरस मेथड वहाँ यूज करिए जहाँ पर अगर इनमें डिजिट्स हों, नंबर्स हों, तब आप ये यूज कर लीजिए, इसमें फटाफट निकल आएगा। लेकिन अगर इसमें अल्फाबेट है यानी कि कोई या फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो फिर आप इसको यूज ना करें, आप इसकी बजाय यूज करें मेथड 1 कोफैक्टर वाला मेथड, ठीक है ना। तो वो ज्यादा इजी बैठेगा, ठीक है। आइए अब प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टीज में भी हम लोग उतनी ही प्रॉपर्टी देखेंगे जितना हमें मैट्रिक्स के लिए यूज करना है, बाकी हम लोग देखेंगे डिटरमिनेंट्स के चैप्टर्स के अंदर, ठीक है ना। तो अभी हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट बेसिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे पहला है ए डिटरमिनेंट और ए ट्रांसपोज दोनों सेम रिजल्ट रखते हैं। सेकंड है ए बी डिटरमिनेंट अगर है तो ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट है। थर्ड, यानी अगर कोई भी स्केलर क्वांटिटी है और यहाँ पर k की पावर n और ये हो जाएगा आपका ए डिटरमिनेंट वेयर n वेयर, थोड़ा सा साफ तो लिखें कम से कम, n इज ऑर्डर ऑफ ए, ओके। ऑर्डर ऑफ ए मतलब आप समझिएगा इसको, जैसे मैंने ये लिखा 2a, तो 2a का ये 2 3a निकलेगा अगर वेयर ऑर्डर ऑफ ए इज 3,
ठीक है, यानी ऑर्डर अगर 3 इंटू 3 का है तो उस केस में ये 2 की पावर 3 निकलेगा। ओके, अब उसके बाद फोर्थ केस जो है आपके पास यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे वो है कि अगर a की पावर n है यहाँ पर आपके पास, तो आप a डिटरमिनेंट की पावर n यूज़ कर सकते हैं। ओके, और एक पांचवा जो इसके लिए मैट्रिक्स के फॉर्म के लिए अभी ये जरूरी है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो होगा वो 1 वैल्यू होगी। ओके, इतनी चीज़ें बस अभी याद रखनी है। अब आप कहेंगे और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम लोग डिटरमिनेंट में देखेंगे। अभी हमने उतनी वैल्यूज ली उठाई है जितना हम लोग के उसके मैट्रिक्स के लिए यूज़ होगा। ओके, चलिए तो अभी तक हमारे डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी के बाद तक हमारे पास मुझे लगता है कि एक ठीक ठाक सफिशिएंट आपका वीडियो तैयार हो चुका है, इसलिए आज बस यहाँ इतना ही। इसके बाद इसको यूज़ करना और इसको फिर मैट्रिक्स के साथ ज्वाइन कराना, यानी कि एडजॉइंट मैट्रिक्स और उससे अदर केसेस देखने के लिए हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।